चलो चैप्टर नंबर 4 और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओके, MCQ नीट JEE कंपलसरी 2 MCQ नीट में, और बोर्ड से रिलेटेड भी 4 मार्क्स का एग्जाम्पल कंपलसरी। कॉन्सेप्चुअल MCQ है बहुत सारे। चैप्टर 4, चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। फोकस यहाँ पर करना, आप एनर्जी रखना थोड़ी। अब्दुल्ला सीधा बैठ जा। चलो केमिकल काइनेटिक्स, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। डायमंड किस में से बनता है? कार्बन से, मतलब ग्रेफाइट से। कोई भी डायमंड है मान लो, ग्रेफाइट से ही बनेगा। मतलब ये रिएक्शन तो हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन। यस, ग्रेफाइट में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होंगे और उसमें से डायमंड बन रहा है। राइट है ये? यस, ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन अगर मान लो पॉसिबल है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है कि यस ये रिएक्शन हो सकता है? ये नहीं कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है हमें? तो 11 स्टैंडर्ड 11 में एक चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या था? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या समझा रहा था? समझना कि कोई केमिकल रिएक्शन फिजिबल है, मतलब पॉसिबल है कि नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स से हम जान सकते थे। तो मान लो ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है हमें? थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चल जाएगा ना। तो यस, थर्मोडायनेमिक्स एक पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा 11th में, वो कि रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है, ये रिएक्शन यस होगा। दूसरी चीज़, अब मान लो ग्रेफाइट से डायमंड जो बन रहा है, कितने साल लगेंगे? सालों के साल लग जाएंगे, तब जाकर डायमंड बनना है। तो यहाँ पर मैं बात क्या कर रहा हूँ कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका रेट क्या होगा, कितनी स्पीड से रिएक्शन होगा। समझ रहे हो ना पॉइंट? तो ये रिएक्शन जो हो रहा है, हमें पता है ये बहुत स्लो रिएक्शन है ना, तो कोई कितना भी टाइम तो लगेगा, हजारों साल तो टाइम तो लग रहा है। तो मतलब कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उसका रेट कितना होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स नहीं दे रहा कि रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा। नो डाउट ये बता रहा है कि रिएक्शन होगा, पॉसिबल है ये रिएक्शन, वो थर्मोडायनेमिक्स से हम आसानी से पता लगा सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं लगा सकते कि ये रिएक्शन कितने टाइम में होगा। तब वो पता लगाना है हमें, रिएक्शन कितने टाइम में होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर मान लो मुझे वो समझना है, तो उसके लिए केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच आएगी वापस, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो काइनेसिस वर्ड से बना हुआ है, और उसका मतलब क्या होगा? मोशन या तो मूवमेंट। मोशन मतलब स्पीड, रेट। ओके, तो कितनी स्पीड से रिएक्शन होगा कोई केमिकल रिएक्शन, अगर उसकी स्टडी करनी है हमें, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? केमिकल काइनेटिक्स चाहिए, मतलब ये पूरा चैप्टर चाहिए। तो केमिकल काइनेटिक्स से हम क्या पता लगा सकते हैं? एक तो रेट ऑफ रिएक्शन ना, रेट ऑफ रिएक्शन समझना, क्योंकि बार बार यूज करना है यही वर्ड पूरे चैप्टर में। रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो उसी को हम बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और उसके बारे में स्टडी कौन करेगा? केमिकल काइनेटिक्स, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरा, अब कोई रिएक्शन हो रहा है, उसकी कोई ना कोई स्पीड तो होगी, उसका कोई ना कोई रेट होगा ना। तो अगर मान लो मुझे वो रेट इंक्रीज़ करना है, रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, कई बार इंक्रीज़ भी हो जाता है, कई बार डिक्रीज़ भी हो जाता है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑल्टर भी हो सकता है, मतलब चेंज भी हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है हमें? मोशन, मतलब काइनेटिक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? मान लो ऑल्टर हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR जब लिख रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख रहा हूँ मैं,
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑल्टर अगर हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है हमें, केमिकल काइनेटिक्स से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। दूसरा, अब केमिकल काइनेटिक कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, कोई तो फैक्टर्स होंगे ना, तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर इफेक्ट करेंगे, उसके रेट पर समझना। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो एक तो प्रेशर, सेकंड नंबर टेम्परेचर, थर्ड नंबर कैटालिस्ट, और 4 नंबर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चार फैक्टर्स पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और पूरे चैप्टर में हमें यही चीज़ पढ़नी है। पूरा चैप्टर कैसे डिवाइडेड है समझना। तो एक चैप्टर में पूरा टॉपिक तो यही पढ़ना है, एक पूरा टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करूँ, ट्रिपल कर दूँ, 4 टाइम्स कर रहा हूँ, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। उसी तरह अगर मैं कोई रिएक्शन चल रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है समझना, अगर मैं उसमें कैटालिस्ट ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, कैटालिस्ट ऐड करने से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके बारे में पढ़ना है हमें एक टॉपिक। एंड नेक्स्ट एक और टॉपिक पढ़ना है हमें, टेम्परेचर की इफेक्ट क्या होगी। तो क्या टेम्परेचर, मान लो कोई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, अगर मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूँ तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और अगर हो रहा है तो कितना होगा। तो पूरे चैप्टर में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं इससे रिलेटेड, समझना, और यही चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही यही है। और उसमें भी मेजर टॉपिक कौन सा है, कॉन्सेंट्रेशन है, एक कैटालिस्ट है और एक टेम्परेचर है। तो ये 3 टॉपिक से रिलेटेड हमें चैप्टर में पढ़ना है। तो चैप्टर में पढ़ना क्या है समझ रहे हो ना, कि यस केमिकल रिएक्शन का रेट कितना होगा, और केमिकल काइनेटिक्स क्या समझा रहा है हमें, कि वो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसका रेट, मतलब वो रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, इवन उसका रिएक्शन जो है अगर स्पीड मुझे इंक्रीज़ करनी है तो हम क्या करें, तो उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। चलो अब मान लो एज एग्जाम्पल एक रिएक्टेंट है, रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट होगा एक, है ना, किस में कन्वर्ट होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ना वो। तो एक रिएक्टेंट है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब सिंपल से समझो, मान लो कोई रिएक्शन हमने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होगी हमारे पास स्टार्टिंग में, तो रिएक्टेंट होंगे हमारे पास। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बोलो, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा, प्रोडक्ट क्या होगी, बढ़ेगी। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा ना, मान लो हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेंट लिए, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे और सामने प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी। तो यही तो केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का मान लो जान लूँ कि 1 घंटे में या 1 मिनट में इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना कम हो रहा है, तो प्रोडक्ट उतनी बनेगी। तो हम पता लगा सकते हैं ना कि यस कि रिएक्शन इतनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एज एग्जांपल मान लो मैंने 100% रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट 100% था स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट तो 0। 1-1 घंटे में क्या हो रहा है, 10-10% रिएक्टेंट कम हो रहा है, मतलब 10% प्रोडक्ट बनेगी ना। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि यस रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, पता लगा सकते हैं ना। तो वही तो पता लगाना है केमिकल काइनेटिक्स में हमें। दूसरा, अब जो केमिकल रिएक्शन है ना वो 3 टाइप्स के। एक और चीज़ ले लेते हैं, केमिकल रिएक्शन 3 टाइप्स के, पहले लिख लेता हूँ मैं, चलो यहाँ ये ऐड कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, उसके रेट के बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन। एक तो वेरी फास्ट रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है, वेरी फास्ट। वेरी फास्ट, उसका एग्जांपल अगर मान लो लेना है तो AgNO3 के अंदर NaCl ऐड कर दें हम,
AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ले रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड ले रहा हूँ, दोनों मिक्स करेंगे, क्या बनेगा? AgCl के PPT बन जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे एट अ टाइम। वाइट PPT बनेंगे AgCl के और एट अ टाइम बन जाएंगे, समझना ये मतलब ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। तो अब इसमें हमें ना केमिकल काइनेटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रिएक्शन बहुत फास्ट है कि एकदम क्विक हो जाते हैं रिएक्शन है ना, जो रिएक्शन एकदम स्पीड से हो जाते हैं, वहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन तो फास्ट ही हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तो हमें। हमको तो टाइम पता करना है। दूसरे नंबर पर कुछ रिएक्शन होते हैं वेरी स्लो। वेरी स्लो में एज एग्जाम्पल मान लो लोखंड ला कर रख दिया, रस्ट हो रहा है, 1 साल लग गया, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, तो क्या इतनी देर तक थोड़ी वेट करेंगे हम? तो कुछ रिएक्शन कैसे होते हैं वेरी स्लो, जो बहुत स्लो है, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालना। तो हम कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे ये पूरे चैप्टर में? तो जो रिएक्शन कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं। मॉडरेट मतलब जो बीच वाले, ना तो वो वेरी फास्ट है ना तो वेरी स्लो है। तो ऐसे रिएक्शन जो मिनट में हो रहे हैं, आवर्स में कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शन के लिए हम पढ़ने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जो सालों लग रहा है वो नहीं, जो एकदम क्विक हो रहा है, सेकंड के विद इन टाइम के अंदर हो रहा है, तो उसके बारे में भी स्टडी नहीं करनी। तो पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? कौन से टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे? मॉडरेट टाइप के रिएक्शन पढ़ने वाले हम सारे यहाँ पर। क्लियर है ना? तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं धीरे धीरे। तो वापस आ जाओ एक बार स्पीड से, केमिकल काइनेटिक्स। तो ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है, उसके बारे में कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रही है हमें? थर्मोडायनेमिक्स दे रही है, जो 11th में पढ़ लिया हमने। दूसरा, ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स नहीं दे रही है हमें, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए एक नई ब्रांच चाहिए हमें केमिस्ट्री की। कौन सी है वो? केमिकल काइनेटिक्स है। तो केमिकल काइनेटिक्स से हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। दूसरा, वो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम ऑल्टर भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं, या तो वो इंक्रीज होगा या तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरा, कौन से फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं? तो 4 फैक्टर्स है, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 4 फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कोई भी रिएक्शन के रेट पर। नेक्स्ट, रिएक्शन 3 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से? एक तो वेरी फास्ट, वेरी स्लो, या तो मॉडरेट टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। लेकिन हम ये चैप्टर में कौन से टाइप के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं? ओनली मॉडरेट टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, चलो आ जाओ एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट R है, प्रोडक्ट P बन रही है। तो हमें पता है जैसे जैसे टाइम होगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना है? कम होना है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना है? बढ़ने वाला है। तो अब सिंपल से एक ग्राफ बना रहा हूं मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट्स में। देखना, ग्राफ किसके बीच में ले रहा हूं मैं? जैसे जैसे टाइम होगा तो टाइम वर्सेस किसका ग्राफ ले रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R का, रिएक्टेंट का। तो बोलो, स्टार्टिंग में कोई ना कोई तो होगा ना अपने पास कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, जीरो तो नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होना है रिएक्टेंट का। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये है। अब जैसे जैसे टाइम हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा रिएक्टेंट का? बोलो, कम। तो ग्राफ कहाँ आएगा? नेगेटिव स्लोप जाएगा ना, मतलब नीचे तरफ जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिर क्या आ जाएगा? बोलो, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यस, हमें इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर फोकस ही नहीं करना। ओके, उसके लिए इक्विलिब्रियम चैप्टर अलग से पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम पर हम फोकस ही नहीं करेंगे। तो अब समझना यहाँ पर ग्राफ क्या समझा रहा है कि रिएक्टेंट जो हमने लिया था वो टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम तो हो ही रहा है। अब लिखेंगे कैसे कोई भी रिएक्शन कि कितना ये कम हो रहा है? तो एज एग्जाम्पल मान लो कोई भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना हमें रेट, तो उसे 2 टर्म्स में निकालेंगे। एक तो एवरेज रेट निकालेंगे और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। रेट 2 होते हैं, स्पीड है ना, शायद पढ़ा हो तुमने। एक एवरेज होती है और एक दूसरी इंस्टेंटेनियस होती है। एवरेज मतलब इनिशियल और फाइनल, वहाँ से निकालेंगे। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एट अ टाइम फाइंड करना होता है हमें। ओके, एट अ टाइम फाइंड करेंगे, वो होता है इंस्टेंटेनियस। एट अ टाइम फाइंड करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हम 2 टर्म्स में लिखने वाले, समझना कौन सा? एक तो एवरेज रेट लिखेंगे और दूसरा इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। एज एग्जांपल मान लो मैं एवरेज लिख रहा हूँ।
तो एक पर्टिकुलर टाइम पर मैंने रिएक्शन स्टार्ट हो गया, मैं T1 टाइम पर, समझ रहे हो, रिएक्शन चल रहा है, प्रोसेस चल रही है केमिस्ट्री में, तो मैंने क्या किया, कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखा कितना हो गया। स्टार्टिंग में मुझे पता था इतना लिया है मैंने, कुछ 10 मिनट के बाद मैंने क्या देखा कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना है। तो मान लो मैंने T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखा तो कितना मिला हमें, इतना मिल रहा है, समझना ये है ना। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है बोलो, ये पॉइंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R ना, R1 कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, कम हो गया ना, पहले इतना था, T1 टाइम पर देखो कम हुआ। अब क्या कर रहा हूँ, कुछ वक्त के बाद T2 टाइम पर चेक कर रहा हूँ, मान लो ये T2 टाइम है, तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया रिएक्टेंट का, R2 हो गया, तो R2 ले रहा हूँ यहाँ पर। तो कितना चेंज हुआ, तो कैसे चेक करेंगे हम, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन R, और वो भी कौन सी, एवरेज टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो बोलो क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ऊपर क्या है कॉन्सेंट्रेशन R2 माइनस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 ना, और नीचे टाइमिंग में क्या लिखेंगे बोलो, T2 माइनस T1। अब चलो आ जाओ, इसे मुझे शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R लिख सकता हूँ ना, और नीचे क्या होगा डेल्टा T। अब समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है इसमें, यहाँ पर एक टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोकस करना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो R1 का ज़्यादा है, R1 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, R2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, मतलब R2 का कॉन्सेंट्रेशन कम, R1 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। आंसर कैसा मिलेगा हमें, आंसर माइनस में मिलेगा हमें, समझना पॉइंट। आंसर यहाँ पर कैसा मिलना है बोलो तुम्हें, माइनस ही मिलेगा ना आंसर तो, और किसी का रेट माइनस हो सकता है कभी, को कह सकते हो कि माइनस में स्पीड गई उसकी, नो, तो माइनस में यहाँ पर मिलना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा माइनस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक और एक्स्ट्रा उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। क्यों माइनस पुट किया हमने, क्योंकि आंसर हमें मिलने वाला है माइनस, और रेट ऑफ रिएक्शन कभी माइनस में नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपना आंसर, तो इसीलिए माइनस पुट कर रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस से। रेट ऑफ रिएक्शन कभी माइनस में नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टेंट रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आंसर माइनस में आ रहा है। क्लियर है ये चीज़। तो ये था एवरेज। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा, तो मान लो मुझे एट अ टाइम कोई टी टाइम पर ही फाइंड कर लेना है, ये टी टाइम ले लेता हूँ, ओके, ये टी टाइम ले लेता हूँ, ये परफेक्ट यही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा उसका। तो उस वक्त क्या करेंगे, हम स्लोप बनाएंगे, एक स्लोप बनाएंगे, ओके, और डेटा इस तरह निकालेंगे। इसके बारे में एग्जाम्पल नहीं है टेक्स्ट बुक में। तो चलो ये जो बना उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसे हम बोलेंगे dt। क्या बोलेंगे, टाइमिंग में स्मॉल d लगाएंगे। यहाँ पर डेल्टा लगा रहे थे ना एवरेज में, यहाँ पर अगर स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल गैप हो ना तो उसके लिए स्मॉल d लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो, स्मॉल d r ना, और यहाँ पर जो स्लोप मिल रहा है बोलो कौन सा स्लोप है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव है। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, r इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू बोलो माइनस, डायरेक्ट बोल देता हूँ, माइनस डी आर बाय डी टी ना। अब माइनस क्यों लगाया, वही रीज़न, माइनस क्यों लगा रहे हैं पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, लेकिन रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर देखने जाए तो माइनस में आंसर मिल रहा है, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस से। तो अगर एवरेज के फॉर्म में लिखना है तो इस तरह, इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखना है तो इस तरह। तो वही तो करना है, माइनस माइनस प्लस ही करना है हमें। अरे नहीं करना, अभी डेटा थोड़ी पुट किया है मैंने। चलो प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखूंगा, तो ऐसे भी कह सकता हूँ ना, यस प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ने वाली है। तो चलो इसका ग्राफ क्या बनना है, अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर ग्राफ प्लॉट करूँ तो क्या होगा, टाइमिंग वर्सेस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बोलो,
स्टार्टिंग में प्रोडक्ट होगी कुछ भी, तो प्रोडक्ट जीरो होगी ना स्टार्टिंग में। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ग्राफ, तो बोलो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे? तो ग्राफ तो ऊपर की तरफ जाएगा ना अब, और कुछ वक्त के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हमें लेना देना नहीं यहाँ पर, ओके। तो ये क्या बता रहा है, धीरे धीरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है टाइमिंग के साथ। अब मान लो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या निकालना है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो क्या होगा, एज एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर ये पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूँ, तो टाइमिंग क्या है, T1 ले लेता हूँ, तो प्रोडक्ट हमें P1 मिलेगी यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं टाइमिंग T2 ले रहा हूँ, प्रोडक्ट हमें मिलनी है यहाँ पर कितनी, P2। तो निकालो अब एवरेज रेट प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या होगा बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1 ना, बाय T2 माइनस T1। अब ध्यान रखो यहाँ पर P1 की वैल्यू स्टार्टिंग में कम है, P2 की वैल्यू ज़्यादा है। P2 की वैल्यू ज़्यादा मतलब आंसर कैसा मिलेगा हमें, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है माइनस। तो कैसे लिखेंगे अब यहाँ पर, डेल्टा P के टर्म्स में बाय डेल्टा T। क्लियर है ये? तो इसे बोलेंगे हम एवरेज रेट। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, स्लोप, कितना स्लोप होगा यहाँ पर, नेगेटिव। स्लोप कितना है, नेगेटिव है। रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ तो। दूसरा यहाँ पर चलो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, तो मान लो मुझे यहाँ पर चेक करना है ये टाइम पर कि ये टाइम पर कितना हुआ, तो स्लोप बनाएंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ से हमें क्या मिलना है, ये स्लोप से कौन सा डेटा निकालेंगे हम, dt, और यहाँ से dp। तो अगर मुझे मान लो इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p बाय dt। तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में। और यहाँ पर स्लोप क्या बना बोलो, तो यहाँ पर स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, अबे सॉरी पॉजिटिव। स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव, स्लोप यहाँ पर नेगेटिव। तो पढ़ क्या रहे समझना, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देख रहे हैं ना, तो उसे हम दो टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका रेट, कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कितना कम हो रहा है और प्रोडक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है। और अगर कई बार ग्राफ मुझे साथ में ही प्लॉट करना है तो कर सकते हैं ना, एक साथ में ही ग्राफ को प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ना है, तो एक साथ में भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नहीं, एक पॉइंट देख ही लेते हैं पहले इसके साथ में ही, रेट ऑफ रिएक्शन। चलो नेक्स्ट उसके बाद यूनिट पढ़ लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं ये भी, क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, उसका यूनिट। तो रेट में हम ऊपर क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का, और नीचे क्या लिखते हैं। तो मान लो कोई भी रेट अगर लिख रहा हूँ मैं, तो ऊपर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और नीचे क्या है, टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, और टाइमिंग का यूनिट सेकंड, मतलब क्या हुआ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या बन रहा है, ये तो एक्वियस या सॉलिड के फॉर्म में हुआ। अगर मान लो हम गैसियस की बात कर रहे हैं, रिएक्शन में सारे क्या है, रिएक्शन में सारे क्या है, गैसियस स्टेट में। तो अगर गैसियस स्टेट में, बस यहाँ पर अगर गैसियस स्टेट में है तो क्या करेंगे, उस वक्त हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर लिखते हैं उसका। तो पार्शियल गैसियस के फॉर्म में, फॉर गैसियस रिएक्शन के टर्म्स में क्या लिखेंगे, ऊपर बोलो उसका यूनिट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, ऊपर क्या होगा, मोल पर लीटर की जगह पर ATM, एटमॉस्फेरिक बाय सेकंड। तो रेट अगर मैं गैसियस के फॉर्म में लिख रहा हूँ पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, तो उस वक्त क्या होगा, रेट पर सेकंड, अरे ATM पर सेकंड। तो केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और दोनों ग्राफ टेक्स्ट बुक में गिवन है।
दोनों ग्राफ गिवन है। यहाँ पर अल्टीमेट हमें एक चीज़ सीखनी थी, क्या था वो, कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे एंड रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो रिएक्टेंट के टर्म्स में जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी यहाँ पर, माइनस होगी। और जब प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख रहे हैं तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी डायरेक्टली लिख लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।